नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। एससीओ समिट में दिखी भारत की कूटनीतिक जीत। घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की निंदा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर भारत के साथ सभी देशों ने दिखाई एकजुटता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक में दिया शांति का संदेश। कहा, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा साथ। दोनों नेताओं ने दिया सहयोग बढ़ाने पर जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर बारिश और बाढ़ से उत्पन्न हालात पर की चर्चा। राज्य को हर संभव मदद और समर्थन का दिया आश्वासन। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में लिया बाढ़ स्थिति का जायजा। हिमाचल और उत्तराखंड में भूस्खलन और बादल फटने से जान माल को नुकसान। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर जुटे इंडी गठबंधन के नेता। भाजपा ने अभियान को बताया खोखला। राहुल गांधी पर योजनाबद्ध तरीके से जनता के अपमान का लगाया आरोप। वहीं एसआईआर पर आपत्तियां दर्ज करने की डेडलाइन बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। भूकंप के झटकों से दहले अफगानिस्तान में 800 से अधिक लोगों की मौत। 3000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। बैठक में प्रधानमंत्री ने पहलगाम घटना का जिक्र करते हुए आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की। प्रधानमंत्री ने वैश्विक संस्थानों में सुधारों के लिए एससीओ देशों को साथ आने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ को 3 नए स्तंभों से परिभाषित किया और कहा कि सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी पर फोकस करके हम आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पहलगाम घटना का जिक्र करते हुए आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि इस पर किसी भी प्रकार का दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं है और सभी देशों को एकजुट होकर इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि आतंकवाद के हर रूप और रंग का बिना किसी भेदभाव के विरोध करना ही मानवता के प्रति सबका कर्तव्य है। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले 24 वर्षों से एससीओ के भीतर हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाई है। भारत की नीति सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर के 3 स्तंभों पर आधारित है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किए जाने का भी आह्वान किया। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। कनेक्टिविटी दैट बाईपासेस sovereignty, losing trust and living। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संस्थानों में सुधारों के लिए एससीओ के सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी एक मत होकर संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का आह्वान कर सकते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ तियानजिन से जेसिका की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एससीओ बैठक के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेता इस बैठक के लिए ही गाड़ी से बैठक स्थल पर पहुंचे तो करीब घंटे भर तक चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष पर बात की तो आर्थिक, वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा की। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की थी। इन दोनों ही नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकातों के कई मायने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा बेहद खास रहा। यहाँ पीएम एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचे थे, लेकिन कई पहलुओं से उनकी ये यात्रा ऐतिहासिक रही। ये दौरा भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करता दिखा। एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मंत्रणा की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। दोनों नेताओं ने आर्थिक, वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की और इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने यूक्रेन से संबंधित नवीनतम घटनाक्रमों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में संघर्ष को दूर करने के लिए हाल ही में की गई पहलों के प्रति अपना समर्थन दोहराया और संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और एक स्थायी शांति समाधान खोजने की आवश्यकता पर बल दिया। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी की व्यक्तिगत केमिस्ट्री भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात हमेशा खुशी के पल होते हैं। वहीं खास बात ये रही कि अपनी द्विपक्षीय बैठक के लिए दोनों नेताओं ने एक ही कार में यात्रा भी की। पीएम मोदी ने जहां रूस के राष्ट्रपति संग गहन बातचीत कर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया, वहीं इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने समिट के इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं इस मुलाकात के दौरान बॉर्डर मुद्दों पर भी चर्चा हुई। तियानजिन से जेसिका तनेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जापान और चीन की यात्रा पूरी कर स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली पहुंचते ही पंजाब में बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बात की और राज्य में बारिश और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने पंजाब को हर संभव मदद और समर्थन देने का आश्वासन दिया।
पहाड़ से लेकर मैदानी राज्यों में बारिश बड़ी आफत बनकर सामने आई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से जान माल को नुकसान हुआ है, तो मैदानी राज्यों में आई बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर पहुंचे और बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ और दिनों तक कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते बचाव और राहत काम में परेशानी की संभावना बनी हुई है। देश के कई इलाकों में मानसून की तेज बारिश हो रही है, जिससे कई जगह बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से रास्ते भी बाधित हुए हैं। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद की स्थिति का आकलन करने के लिए जम्मू के दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने राजभवन में राहत उपायों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। अमित शाह ने जम्मू दौरे के दौरान मंगुचुक गांव के बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस बीच जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों में रविवार रात को हुई भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हुई। वहीं भारी बारिश के कारण क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। वहीं भीषण बाढ़ से निपटने के लिए भारतीय सेना की पश्चिमी कमान व्यापक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान चला रही है। तत्काल राहत प्रदान करने के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर सहित कुल 47 टुकड़ियों को सक्रिय किया गया है। साथ ही फॉर्मेशन इंजीनियरों, चिकित्सा और संचार संसाधनों को भी तैनात किया गया है। इस बीच रामबन क्षेत्र में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण बगलिहार बांध के द्वार खोल दिए गए हैं। वहीं रियासी में भी चिनाब नदी पर बने सलाल बांध के सभी द्वार खोल दिए गए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से आई आपदा को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के बनबासा, टनकपुर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की और राज्य सरकार की ओर से सभी प्रकार की मदद का आश्वासन दिया। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए चमोली जिला प्रशासन ने 4 धाम यात्रा पर आगामी 2 दिनों के लिए रोक लगा दी है। अगले 24 घंटे 48 घंटे हमारे लिए बहुत अलर्ट के हैं और इसमें हम सबको पूरी निगरानी रखनी है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो रही तो ये नानक सागर डैम बहुत बड़ा इस क्षेत्र के चारों तरफ से होने वाला जो बारिश है उसका पानी यहाँ पर स्टोर किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में बरसात का कहर लगातार जारी है। बीते 2-3 दिनों में भारी बारिश के चलते पूरे प्रदेश में बाढ़, भूस्खलन और जल भराव की घटनाओं से बड़ा नुकसान हुआ है। भारी बारिश के रेड अलर्ट के चलते प्रदेश के 10 जिलों में सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस बीच हिमाचल सरकार ने प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते बने हालात को देखते हुए राज्य को आपदाग्रस्त राज्य घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि प्रदेश में आपदाग्रस्त राज्य के सभी प्रावधान सोमवार से लागू हो रहे हैं और इसके साथ ही एक बार फिर उन्होंने प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार से भी अतिरिक्त राहत राशि की मांग की है। पंजाब के बाढ़ प्रभावित पठानकोट और गुरदासपुर जिलों में सहायता अभियान जारी है। भारतीय वायुसेना लगातार प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। पठानकोट और गुरदासपुर जिलों में वायुसेना ने 11 नागरिकों को सुरक्षित निकाला। साथ ही 2150 किलोग्राम आवश्यक राहत सामग्री भी पहुंचाई गई। इस बीच जालंधर शहर में लगातार बारिश के चलते भीषण जलभराव देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश से कई क्षेत्रों में बाढ़ आ गई है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री साय ने दंतेवाड़ा जिला में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने मोहल्ला चूड़ी टीकरा में जाकर बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और बाढ़ पीड़ितों से उनका हालचाल जाना। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हिमाचल सरकार ने प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते बने हालात को देखते हुए राज्य को आपदाग्रस्त राज्य घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में बताया कि प्रदेश में आपदाग्रस्त राज्य के सभी प्रावधान आज से लागू हो रहे हैं और इसके साथ ही एक बार फिर उन्होंने प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार से भी अतिरिक्त राहत राशि की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को अब तक इस आपदा से 3056 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है और सरकार लगातार राहत कार्यों में जुटी हुई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते लगातार बिगड़ रहे हालात को देखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य को औपचारिक रूप से आपदाग्रस्त प्रदेश घोषित कर दिया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में ये घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आपदा से बाधित हुए सड़क, बिजली और पेयजल परियोजनाओं को सुचारू करने पर काम हो रहा है। बादल फटने और ओलावृष्टि से प्रदेश के ज्यादातर जिलों को नुकसान हुआ है और अब तक प्रदेश में 3056 करोड़ रुपए का प्रारंभिक नुकसान आंका जा चुका है। आपदाग्रस्त राज्य घोषित होने के बाद प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्र में लोगों को अस्थायी पुनर्वास केंद्र मुहैया कराए जा रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार के आपदा राहत कोष से राहत राशि भी जारी की जा रही है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आपदा नियंत्रण और पुनर्वास के लिए प्रशासनिक अधिकार बढ़ा दिए गए हैं। दरअसल सरकार द्वारा राज्य को आपदाग्रस्त घोषित करना एक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया है जो प्रभावित लोगों के लिए राहत, पुनर्वास और आर्थिक सहायता का मार्ग खोलती है। ये घोषणा राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन और सहायता वितरण के लिए आधार का काम करती है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बताया कि सबसे ज्यादा नुकसान इस बार चंबा जिले में हुआ है। उन्होंने कहा कि भरमौर में फंसे करीब 15,000 मणिमहेश यात्रियों में से 10,000 यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। परिवहन निगम की 117 बसों के माध्यम से रेस्क्यू अभियान जारी है और चंबा पठानकोट सड़क मार्ग भी सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से भी 20,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राहत राशि की एक बार फिर मांग की है। चंबा में नुकसान हुआ है और चंबा के नुकसान में जो अभी भरमौर चंबा रोड है चंबा से, उसमें बीच बीच में कहीं 1 किलोमीटर सड़क धंस गई है, कहीं 500 मीटर सड़क धंस गई है और हमने युद्ध स्तर पर वहाँ कार्य शुरू किया है। बीच में जो भरमौर से चंबा पैदल यात्री आ रहे हैं उन्हें 14-15 किलोमीटर का पैच ही पैदल चलना पड़ रहा है। सब जगह गाड़ी लगाने की व्यवस्था की गई है, लंगर लगे हैं और फ्री में गाड़ी की सुविधा उनको आपके पहले कल हुई थी और रात तक हमने पहुँचाने की बात की है। हालांकि इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मणिमहेश यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य तथ्यहीन है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मणिमहेश यात्रा के दौरान कई श्रद्धालुओं की जान गई है और हजारों श्रद्धालु अभी भी मणिमहेश यात्रा के रास्ते में फंसे हुए हैं। मणिमहेश यात्रा में पिछले 2 दिनों में 3,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया गया है। परिवहन निगम की बसों और टैक्सियों के जरिए श्रद्धालुओं को अपने गंतव्यों तक पहुंचाया जा रहा है। सरकार के मुताबिक करीब 10,000 यात्रियों को अब तक यात्रा मार्ग से रेस्क्यू कर दिया गया है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने जो आंकड़े सदन में पेश किए हैं वो तथ्यों पर आधारित नहीं है। सदन में मणिमहेश यात्रियों और चंबा में बिगड़े हालात को लेकर मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष में तकरार भी देखने को मिली है। एक तरफ जहां सरकार ने दावा किया कि चंबा में यात्रियों के रेस्क्यू के लिए तमाम प्रयास जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार के प्रयासों को नाकाफी करार देते हुए सरकार पर लापरवाही के भी आरोप लगाए हैं। धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज, शिमला। बिहार में जारी एसआईआर की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है, तो चुनाव आयोग द्वारा 1 सितंबर के बाद भी लोगों की आपत्तियों को स्वीकार करने की बात को रिकॉर्ड पर लिया गया है। इस बीच राहुल गांधी की बिहार में जारी वोटर अधिकार यात्रा आज समाप्त हो गई। राहुल सहित विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग और भाजपा पर सवाल खड़े किए, तो भाजपा सहित एनडीए दलों के नेताओं ने जोरदार पलटवार किया और इंडी गठबंधन के नेताओं पर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन रहा। यात्रा में इंडी गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल हुए। हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पॉन्स आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए। पूरे बिहार की जनता को दिल से धन्यवाद देते हैं कि 20 से ज्यादा जिलों में हम लोगों ने यात्रा को निकाला। 1300 किलोमीटर से भी अधिक हम लोग जो है चलने का काम किए। वहीं वोटर अधिकार यात्रा को खोखला बताते हुए भाजपा ने निशाना साधा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि बिहार के लोगों ने इस यात्रा को पूरी तरह से नकार दिया है और इसका परिणाम समय के साथ सबके सामने होगा। याद है ना, मोहब्बत की दुकान लेके चले थे अपनी यात्रा में, याद है कि भूल गए आप लोग?
उस मोहब्बत की दुकान में कितना नफरत परोसा, ये भी आप जानते हैं। नफरत ही परोसे, अब आप एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात बोलते हैं। ये देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। इस देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी इज इररिस्पॉन्सिबल। बिहार के लोगों ने इसे नकारा, पॉजिटिव के बदले सुपर निगेटिव हुआ है। आपके जुलूस में आपके साथ आपको प्रमोट करने वाले ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी थे। वहीं चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि बिहार में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों द्वारा 89 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाने के लिए उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन नहीं मिला है। आयोग ने स्पष्ट किया कि बिहार में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को करीब 89 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए पत्र लिखे हैं, लेकिन ये प्रक्रिया नियमों का उल्लंघन करती है। आयोग के अनुसार निर्वाचक पंजीकरण 1960 के नियम 13 के तहत नाम काटने की आपत्ति केवल निर्धारित फॉर्म 7 में ही दी जा सकती है, पत्र के माध्यम से नहीं। इसके अलावा बूथ लेवल एजेंट्स को ही लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 31 के तहत शपथ के साथ निर्धारित प्रपत्र में आपत्ति जमा कराने का अधिकार है। आयोग ने जोर देकर कहा कि बिना सत्यापन और तय प्रक्रिया के कोई भी नाम सूची से नहीं काटा जा सकता। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावा और आपत्ति जमा करने की तारीख 1 सितंबर से आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया कि 1 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर लोग अपनी आपत्ति या दावा पेश कर सकते हैं। आयोग ने आश्वस्त किया कि नामांकन की आखिरी तारीख तक लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने काटने का काम होता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैरा लीगल वॉलंटियर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावा आपत्ति दर्ज करने में मतदाताओं की मदद करेंगे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आधार कार्ड को स्वीकार करने का आदेश सिर्फ 65 लाख लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। कोर्ट ने ऐसे नामों की लिस्ट सामने रखने की बात कही और इसे अगली सुनवाई के दौरान देखने की बात कही। मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली में सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने आदिवाणी ऐप का उद्घाटन किया। यह आदिवाणी ऐप एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके जरिए सिर्फ टेक्स्ट, वॉइस या डॉक्यूमेंट को बस टाइप या अपलोड करना है। यह उसका अनुवाद तुरंत कर देता है। इसके जरिए आदिवासी भाषा का अनुवाद हिंदी और अंग्रेजी में हो सकता है। इनमें झारखंड से मुंडारी, ओडिशा से संताली और पोई, छत्तीसगढ़ की गोंडी भाषा को भी शामिल करने की योजना है। साथ ही भविष्य में इसमें अन्य स्थानीय भाषाओं को भी जोड़ा जा सकेगा। यह एप्लीकेशन सिर्फ अनुवाद ही नहीं करता बल्कि शब्दकोश का भी काम करता है। भविष्य में इसके जरिए लोगों तक जनोपयोगी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इस ऐप के सॉफ्टवेयर बनाने में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी रायपुर और बिट्स पिलानी जैसे तकनीकी संस्थानों ने मदद की है। रांची, रायपुर, ओडिशा और मध्य प्रदेश के जनजातीय शोध संस्थानों ने भाषा और शब्दावलियों को उपलब्ध कराया है। हमारी जो जनजाति समाज की बोलियां हैं, भाषाएं हैं, आदिवाणी परियोजना के माध्यम से उनके अनुवादक, उनके ट्रांसलेशन हिंदी और अंग्रेजी में कैसे हों और इस नाते और अंग्रेजी और हिंदी का ट्रांसलेशन उनके स्थानीय बोलियों में हो, ताकि केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो अपनी मातृभाषा में वे समझ सकें। जनजातीय कार्य मंत्रालय में आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ हो चुका है। इसे विश्व के सबसे बड़े जनजातीय मूलभूत नेतृत्व कार्यक्रम के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना, उत्तरदायी शासन को मजबूत करना और पूरे देश में स्थानीय नेतृत्व के अवसरों का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत हुई थी। ये पहल जनजातीय गौरव वर्ष को हिस्सा मानकर की गई है और विकसित भारत 2047 की दृष्टि
दृष्टिकोण में अपना योगदान दे, ऐसे प्रयास हुए हैं। ग्रामीण और सामुदायिक स्तर पर उत्तरदायी जन केंद्रित शासन को बढ़ावा देना, राज्य, जिला और ब्लॉक मास्टर प्रशिक्षकों की क्षमता निर्माण के लिए राज्य से जिला, ब्लॉक और ग्रामीण स्तर तक बहुविभागीय शासन प्रयोगशाला, कार्यशालाएं, प्रक्रियाएं, प्रयोगशालाएं आयोजित करना, जो 10 जुलाई 2025 से जारी है। विकास योजनाओं का सह निर्माण, जहां जनजातीय समुदाय एवं सरकारी अधिकारी संयुक्त रूप से 1 लाख जनजातीय ग्राम विजन 2030 तैयार कर रहे हैं, जिसमें विस्तृत कार्य योजनाएं एवं निवेश रणनीतियां शामिल हैं। जमीनी स्तर पर विकास पहलों को लागू करने के लिए 550 जिलों और 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 20 लाख परिवर्तन दिग्गजों का नेटवर्क तैयार किया गया है। इस योजना के तहत आदि सेवा केंद्र सभी जनजातीय बहुल गांवों में प्रस्तावित, जहां सरकारी अधिकारी और समुदाय के सदस्य स्थानीय मुद्दों को आपसी सहयोग से संबोधित करने, युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने एवं शासन की पहल का समर्थन करने के लिए आदि सेवा समय के रूप में समर्पित करते हैं। शासन प्रयोगशाला कार्यशालाएं भी इसका आयोजन कर रही हैं। राज्य से लेकर ग्रामीण स्तर तक संरचित प्रक्रिया प्रयोगशालाएं जनजातीय विकास के लिए समाधान तैयार करने हेतु विभिन्न विभागों को शामिल किया जा रहा है। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, जिसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष के लगभग 63,000 गांवों को उसमें लिया गया है, जिसमें हमारे जनजातीय समाज की सारी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उसके लिए लगभग 80 करोड़ रुपया, 80,000 करोड़ रुपया उसमें स्वीकृत किया है। ऐसे ही प्रधानमंत्री जनमन है, जिसमें वो जातियां जो दूरस्थ दुर्गम पर्वतीय भूभाग में रहती हैं, बहुत ही छोटी जनसंख्या है उनकी, विलुप्ति की कगार पे है कई जातियां, जिनका प्रतिनिधित्व न ग्राम पंचायतों में है और न ही संसद में है। ऐसी जातियों को चिन्हित करके यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लगभग 75 जातियां हैं वो, और 115 जिलों से चयनित करके, और उनके लिए भी लगभग 24,000 करोड़ रुपए की धनराशि, जिसके माध्यम से उनकी जरूरतें पूरी हो और वो भी विकसित समाज के साथ आगे बढ़ सके। सोमवार को राजधानी नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सभागार में पूर्व राज्यसभा सांसद और पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह की पुस्तक जिगजैग माइंड का विमोचन किया गया। पुस्तक का विमोचन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। इस मौके पर आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आईजीएनसीए के सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक संदीप भुतोरिया भी मौजूद रहे। अ जिगजैग माइंड पुस्तक एक कलाकार के जीवन का आत्मकथात्मक साक्ष्य है, जो आत्म प्रकाशन के अद्वितीय और अमूल्य क्षणों का वर्णन करता है। दुनिया बहुत तेजी से डिजिटल युग में पहुंच रही है। इसका आधार वो चिप होती है जो सेमीकंडक्टर से बनती है। भारत इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहा है और सेमीकंडक्टर निर्माण का हब बनने का काम कर रहा है। इस कड़ी में मंगलवार से दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बड़े कार्यक्रम का उद्घाटन करने का निश्चय किया है, जिसमें दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों का जमावड़ा लगेगा। सेमिकॉन इंडिया 2025 की थीम है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह प्रतिष्ठित आयोजन भारत की उस महत्वाकांक्षा को दोहराता है, जिसके तहत देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर महाशक्ति बनाया जाना है। सेमिकॉन इंडिया 2025 की थीम है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। इस आयोजन में शीर्ष वैश्विक नेता, उद्योग विशेषज्ञ, शिक्षाविद, सरकारी अधिकारी और छात्र शामिल होंगे। करीब 350 कंपनीज ये सेमिकॉन में पार्टिसिपेट करेंगी। पिछले साल के जो सेमिकॉन था उससे ये इस बार करीब दुगना साइज का होगा। इतने कंपनीज आ रही हैं। 30 देशों से कंपनीज और डेलीगेशंस आ रही हैं और कंट्री पेविलियंस भी बनाए गए हैं। भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब तक सरकार ने 10 अहम योजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें से फैब्रिकेशन यूनिट्स,
3D पैकेजिंग, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स और असेंबली सुविधाएं शामिल हैं। ये पहल भारत की वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में भूमिका को और मजबूत बना रही है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जिक्र माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी किया था और उन्होंने कहा था कि इस साल कई दशकों के बाद और कई दशकों की कोशिश के बाद इस साल जो है सेमीकंडक्टर चिप्स देश में बनाई जाएंगी कमर्शियली। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही एक हिस्टोरिक मोमेंट है, महत्वपूर्ण कड़ी है इस देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अब 280 से अधिक संस्थानों और 72 स्टार्टअप्स को उन्नत चिप डिजाइन उपकरणों तक पहुंच मिल चुकी है। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत 23 स्टार्टअप्स को मंजूरी दी गई है जो सीसीटीवी, नेविगेशन सिस्टम, संचार, मोटर कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेस जैसी चिप पर काम कर रही हैं। सेमिकॉन इंडिया के चौथे संस्करण के साथ भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रहा है और वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर अग्रसर है। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। उत्तराखंड सरकार ने देश की सेवा कर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने सेवा मुक्त अग्निवीरों को विभिन्न विभागों की वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा कि अग्निवीरों के सम्मान में ऐतिहासिक कदम, हमारी सरकार ने आज एक और महत्वपूर्ण वादा पूरा किया है। सेवा मुक्त होने वाले अग्निवीरों को अब उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के वर्दीधारी पदों पर 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके तहत पुलिस आरक्षी, नागरिक पीएसी उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल किए गए हैं। अग्निवीर हमारे युवा शक्ति और देशभक्ति के प्रतीक हैं। मातृभूमि की सेवा कर लौटे इन वीर युवाओं को सम्मान और सुरक्षित भविष्य देना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह निर्णय न केवल उनके उज्जवल भविष्य की गारंटी है, बल्कि उत्तराखंड जैसे सैन्य परंपरा वाले प्रदेश के गौरव को भी बढ़ाएगा। मैसूर दशहरा उत्सव के उद्घाटन को लेकर कर्नाटक में सियासी विवाद छिड़ गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता बानो मुश्ताक को आमंत्रित करने के अपने फैसले का बचाव किया है। उन्होंने दशहरा को एक धर्मनिरपेक्ष और सांस्कृतिक नाड हब्बा यानी कि राज्य उत्सव बताया जो सभी समुदायों के लिए है। वहीं भाजपा ने इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। भाजपा नेताओं ने बानो मुश्ताक के एक पुराने वीडियो का हवाला देते हुए मांग की है कि वो उद्घाटन से पहले देवी चामुंडेश्वरी के प्रति अपनी आस्था स्पष्ट करें। The statements of Congress leaders nowadays, every statement of theirs it's a insult to Hindu people, Hindu community. It's a insult to Hindu customs and Hindu tradition, Hindu beliefs. Whether it's a D.K. Shivkumar statements or appointing, as far as inviting Banu Mushtaq for inaugurating Dasra, and I had questioned this earlier also. When international award has been awarded for Banu Mushtaq as well as Deepa Basti, why only Banu Mushtaq? Why Siddaramaiah did not feel that both the writers should be invited? तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक विवादित टिप्पणी करने के मामले में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक स्थानीय नागरिक की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है, जिसमें बयान को नफरत फैलाने वाला बताया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस बयान को गंभीर आपराधिक कृत्य करार दिया था। गृह मंत्री के खिलाफ भद्र टिप्पणी को लेकर जो उन्होंने बोला है, विषय को लेकर हम थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए आए हैं।
राजस्थान के झुंझुनू में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक मौन रैली निकालकर कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंका, कांग्रेस मुर्दाबाद और मां का अपमान बर्दाश्त नहीं जैसे नारे लगाए। भाजपा नेताओं ने इस आपत्तिजनक भाषा को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया और राहुल गांधी से माफी की मांग की। यदि माफी नहीं मिली तो आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दी गई है। आज हमने मौन जुलूस निकाला, विरोध प्रदर्शन किया, राहुल गांधी जी का पुतला जलाया। कारण कि बिहार चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस और आरजेडी जिस प्रकार पे एक मंच पे आकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताश्री को गालियां जिस प्रकार से दी, जिस प्रकार से अपशब्द के प्रयोग किए गए, उस बात के विरोध के लिए हम सब यहाँ पे डटे खड़े हैं कि राहुल गांधी जी वो माफी मांगे, निश्चित रूप से माफी मांगे। माँ तो माँ होती है और माँ सबकी होती है, और अपनी माँ को जो व्यक्ति गाली देता है वो व्यक्ति देश का भला नहीं कर सकता। आप सब ने देखा जिस प्रकार बिहार में इंडी गठबंधन ने और राहुल गांधी ने जिस प्रकार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के बारे में अपशब्द कहे, इस बात की पूरा देश निंदा कर रहा है, पूरे देश में आक्रोश है और इसका जवाब आने वाले चुनाव में जो बिहार के चुनाव है इसमें देखने को मिलेगी। जनता इसका जवाब देगी क्योंकि माँ की गाली कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। एक सार्वजनिक मंच पर देश के प्रथम व्यक्ति और विश्व के अंदर भारत को विश्व पटल के ऊपर एक बड़ा स्थान दिलाने का जिनको यश प्राप्त हुआ है, ऐसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी माता जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करके जिस प्रकार से राहुल गांधी ने और विपक्ष के नेताओं ने जो एक है कि इतना एक घृणित कार्य जो आज तक के इतिहास के अंदर किसी भी नेता ने इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दिया है, ऐसे नेताओं को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। ऐसे नेताओं को लोकसभा या विधानसभा में रहने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कर्नाटक के मैसूर में अखिल भारतीय वाक और श्रवण संस्थान के हीरक जयंती समारोह में शामिल हुई। समारोह में राष्ट्रपति ने दिव्यांगों के लिए एक संस्थान के योगदानों की सराहना की और भविष्य में इसे बरकरार रखने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान में टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और वाक एवं श्रवण में भी ये बड़ी कारगर साबित होगी। आज टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। स्पीच एंड हियरिंग से जुड़ी दिव्यांगताओं को दूर करने में भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का प्रयास अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और डिवाइसेस आम लोगों तक तो पहुंचे, इसके लिए देश में उनका विकास और निर्माण जरूरी है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण तैयार कर रही है। सरकार विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण तैयार कर रही है, जिससे वे बिना किसी कठिनाई के अपने जीवन में आगे बढ़ सके। सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत दिव्यांगजनों को उन्नति तथा विकास के समान अवसर प्रदान करने में प्रयास हो रहा है। नॉर्थ ब्लॉक की ऐतिहासिक इमारत से कई दशकों तक अपनी सेवाएं देने के बाद अब डीओपीटी का मंत्रालय भी कर्तव्य भवन में स्थानांतरित हो गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह आखिरी मंत्री रहे जिन्होंने नॉर्थ ब्लॉक को खाली किया। कर्तव्य भवन में देश के तमाम मंत्रालयों को स्थानांतरित किया जा रहा है, जहां से सभी मंत्रालय अब संचालित किए जाएंगे। ये हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नॉर्थ ब्लॉक की ऐतिहासिक इमारत में काम करने वाले आखिरी मंत्री। कई दशक की प्रशासनिक यात्रा का गवाह इस भवन की भूमिका बदलने जा रही है। नॉर्थ ब्लॉक से उनकी ये विदाई दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का हिस्सा है।
सरकार का नया प्रशासनिक धाम कर्तव्य भवन तैयार हो चुका है और अब मंत्रालय और दफ्तर यहाँ शिफ्ट किए जा रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मे बी लास्ट ऑक्यूपेंट इन द DOPT ऑफिस इन दिस आइकॉनिक बिल्डिंग ऑफ नॉर्थ ब्लॉक, जो कि लगभग 90 साल पुरानी है। एक ज़माने में जब अंग्रेज़ों ने बड़े शौक से दिल्ली में राजधानी स्थापित करने के लिए सारे भव्य भवन निर्माणित किए थे, उसमें नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक विशेषकर प्रमुख थे। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जहां कभी नीतियां बनी, अब बदलेंगे म्यूजियम में। यहां अतीत की गाथाएं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगी। नॉर्थ ब्लॉक से आखिरी कदम और कर्तव्य भवन में पहला कदम, ये क्षण इतिहास और भविष्य के संगम की गवाही देता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जैसे ही कर्तव्य भवन स्थित DOPT मंत्रालय में प्रवेश किया, सबसे पहले उन्होंने गणेश भगवान की पूजा की और फिर ऑफिस के कर्मचारियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने साथ ही साथ उस कॉरिडोर में मौजूद तमाम ऑफिसेस का भी जायजा लिया। हमारा आज से यहाँ बैठना हुआ है और साथ ही साथ धन्यवाद करना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मुझे लगता है कि ये जो आज एक विकल्प नया सामने कर्तव्य भवन के रूप में आया है, ये उन्हीं की कल्पना का नतीजा है। शायद उनकी सोच ना होती और टाइमबद्ध तरीके से जिस तरह से वो अपना जो भी काम हाथ में लेते हैं उसे संपन्न भी करवाते हैं, उसी का नतीजा कि आज हम इस काबिल हुए कि यहाँ बैठ सकें। दी लास्ट टू सिट इन द DOPT ऑफिस ऑफ नॉर्थ ब्लॉक एंड द फर्स्ट टू सिट इन द DOPT ऑफिस ऑफ कर्तव्य भवन, ये अपने में एक बड़ा सुखद संयोग है। कर्तव्य भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प का प्रतीक है जहां अतीत को सहेजते हुए विकसित भारत की राह बनाई जाएगी। नॉर्थ ब्लॉक से आखिरी मंत्री का जाना और कर्तव्य भवन में पहला कदम रखना, यही तस्वीर है नए भारत के बदलते प्रशासनिक ढांचे की। यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का प्रतीक, जहां परंपरा सुरक्षित है और भविष्य भी सुनिश्चित। कैमरामैन विक्की राजपूत और नवीन के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज दिल्ली। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अपना 65वां स्थापना दिवस मना रहा है। देश में नई शिक्षा नीति लागू करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पाठ्यक्रम विकास को आगे बढ़ाने में NCERT का विशेष योगदान रहा है। NCERT के 65वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। NCERT के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। हिंदी, संस्कृत, हो हिंदी और कोया 4 भाषाओं में प्राइमर का लोकार्पण, PM ई-विद्या मोबाइल एप्लीकेशन, 4 DM स्कूलों में वर्चुअल रियलिटी प्रयोगशाला, दीक्षा 2.0, प्रशस्त 2.0 का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संरेखित पहल किताब 1 पढ़े अनेक और उत्कल जननी करा सुयोग्य संतान पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि NCERT की जिम्मेदारी देश को विकसित भारत बनाने और नॉलेज पावर बनाने की है। आप लोग सिर्फ अन्य इंस्टीट्यूशंस के प्राध्यापक नहीं हो, आपके कंधे पे पीढ़ी दर पीढ़ी को बनाने के लिए केवल भारत की नहीं दुनिया की एक इंटेलेक्चुअल रिपोजिटरी बनाने की दायित्व आपके पास है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने में NCERT का योगदान बहुत अहम है। उन्होंने NCERT को मॉडर्न बनने और तकनीक से हाथ मिलाने की जरूरत पर बल दिया। NCERT के कंधे में भारत की 35 करोड़ लोगों की नॉलेज लेवल को एजुकेशन के माध्यम से कॉम्पिटेंसी से कन्वर्ट करना, ये हमारा दायित्व है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एक ऐसा संस्थान है जो भारत के शैक्षणिक परिवर्तन की आधारशिला है। चंद्रशेखर, DD न्यूज। दिल्ली में दिल्ली विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय चरतीलाल गोयल की 98वीं जयंती समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद, विधायक सहित भाजपा के कई नेता शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसके कारण हमारी जिम्मेदारी है कि संसद और विधानसभाओं को सुचारू रूप से चलाया जाए। लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमारी जिम्मेदारी भी है
अगर हमारा असेंबली और पार्लियामेंट फेल हो गया तो आपने देखा होगा ना बगल में क्या हुआ, बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में परिस्थिति कितना गंभीर रूप से उभर के आए हैं और बड़ा वो डरावना भी है। असेंबली और हमारे पार्लियामेंट सुचारू रूप से चुरुस्त रूप से चल रहा है, इसलिए लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री की पहल वोकल फॉर लोकल आज जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। बाजारों में स्वदेशी उत्पादों की मांग बढ़ रही है। बाजारों में कैसी रौनक है स्वदेशी उत्पादों की, और क्या कहना है उन कारीगरों का जिन्हें गांवों से निकलकर शहरों में आकर अपनी हस्तकला का प्रदर्शन करने का अवसर मिल रहा है। देखिए डीडी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की ये रिपोर्ट। दुनिया क्यों ना मंत्रमुग्ध हो हमारे स्वदेशी उत्पादों को देखकर, और इन्हीं उत्पादों से दुनिया सजने को लालायित होती है। ये भारत है और भारतीय कारीगरों का हुनर यहाँ दिख रहा है। बाजारों में सजे परिधान में जो चमक आप देख रहे हैं वो इनकी मेहनत, लगन और पसीने की चमक है। ये केवल वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि हमारी परंपरा, संस्कृति और पहचान की जीवित झलकियां हैं। स्वदेशी उत्पाद यानी हमारे देश में बने सामान, ये सामान पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। लोग इनकी खूबसूरती और गुणवत्ता से प्रभावित हो रहे हैं। यही कारण है कि ये उत्पाद न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। मुझे वो ज़्यादा पसंद भी आते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी रहते हैं। मैं वही स्वदेशी ही लेती हूँ। तो एक तो बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, दूसरा इकोलॉजिकल सस्टेनेबल हैं। I love made in India products. I do shopping. Love the fabrics, especially the cottons and the stoles. बुनकरों, कारीगरों का कहना है कि ये लोग पीढ़ियों से इस कला को जीवित रखे हुए हैं। पहले उनके हुनर को वो पहचान नहीं मिल पाती थी जिसके वो हकदार थे, लेकिन अब समय बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल ने न केवल उन्हें सम्मान दिलाया बल्कि उनकी आय भी दुगनी हो रही है। प्रधानमंत्री जी जो ये योजना चलाए हैं सो बहुत ही खूबसूरत चलाए हैं। हम लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इससे जो है इस कला से हमारे जितने भी गरीबी थी वो दूर हो गई है। आज प्रधानमंत्री जी ने हम लोग जो आर्टिस्ट हैं हम लोग के लिए बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हम लोग आर्टिस्टों को बुलाया जाता है। केंद्र सरकार की ओर से जगह जगह स्वदेशी मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जहां ऐसे कई प्रकार के उत्पादों की धूम रहती है। साथ ही त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी स्वदेशी उत्पादों की रौनक देखते बन रही है। जैसा कि आपने देखा कि न सिर्फ भारत के बल्कि जो लोग बाहर से आए हुए होते हैं उनकी भी पहली पसंद भारत का उत्पाद बन चुका है। देखिए हमारा जो स्वदेशी उत्पाद है वो महज सिर्फ एक उत्पाद नहीं है। जब आप खरीदते हैं तो आप भारत की संस्कृति, अपने यहाँ के कारीगरों के हुनर को भी संबल देते हैं। तो इसलिए देर मत कीजिए। बहुत सारे ऐसे जगह जगह पर मेले लगाए हुए हैं भारत सरकार के द्वारा जो कि स्वदेशी उत्पादों के, और साथ ही यदि आप अपने बाजारों में भी निकल जाएं जैसा हमने आपको दिखाया तो आपको स्वदेशी उत्पाद की धूम मची पड़ी है। आपको वहां स्वदेशी उत्पाद तरह तरह के देखने मिल रहे हैं। तो आप भी देर मत लगाइए और स्वदेशी उत्पादों को अपनाइए, खरीदिए और विकसित भारत की ये जो मुहिम है उसका हिस्सा बनिए। कैमरा पर्सन विबंधु के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली। स्वयं सिद्धा बेटियों की अपार संभावनाओं को पहचानने और उन्हें निखारने का उत्सव है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद साल 2014 से इस परंपरा को निभाते हुए अब तक 20,000 से अधिक विमेन अचीवर्स को सम्मानित कर चुका है। इसी परंपरा में आगे बढ़ाते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित स्वयं सिद्धा कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई और अपने कॉलेज के दिनों को याद किया। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय खेल परिसर में पहुंची छात्राओं से कॉलेज के दिनों को सार्थक दिशा देने वाला बनाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ने का आह्वान भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए छात्राओं के हौसलों को यह कहकर बढ़ाया कि आपके लिए भी खुला आसमान है। जब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी 2 ऑफिसर्स
जिसमें कि सोफिया कुरैशी जी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जब उसी ड्राइव को, उस ऑपरेशन को लीड करके वहां पर उन आतंकी अड्डों को उन्होंने मार गिराया। वो सोफिया, वो व्योमिका, वो आप में से भी कोई हो सकती है। अगस्त 2025 में जीएसटी संग्रह 6.2% से बढ़कर 1.86 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार घरेलू राजस्व में 9.6% की वृद्धि हुई, जबकि आयात कर 1.2% घटकर 49,354 करोड़ रुपए रहा। शुद्ध जीएसटी राजस्व 1.67 लाख करोड़ रुपए रहा, जो सालाना आधार पर 10.7% की बढ़त दर्शाता है। जीएसटी रिफंड सालाना आधार पर 20% घटकर 19,359 करोड़ रुपए रह गया। नेट जीएसटी राजस्व अगस्त 2025 में 1.67 लाख करोड़ रुपए रहा, जो सालाना आधार पर 10.7% की वृद्धि है। ये आंकड़े केंद्र और राज्यों की जीएसटी परिषद की बैठक से ठीक पहले जारी किए गए हैं। जीएसटी परिषद की बैठक 3-4 सितंबर को प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि मजबूत जीएसटी संग्रह सरकार को नीतिगत फैसलों के लिए अधिक लचीलापन देगा। केंद्र जीएसटी सुधारों पर जोर दे रहा है, जिसमें 12% और 28% कर स्लैब को पूरी तरह से हटाकर केवल 2 टैक्स स्लैब 5% और 18% रखा जाएगा। बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने अप्रैल-जून तिमाही में भारत की मजबूत जीडीपी वृद्धि 7.8% के मद्देनजर 2025-26 में देश के जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रियल जीडीपी वृद्धि दर को पहले अनुमानित 6.2% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिपोर्ट में इस बात की भी उम्मीद जताई गई है कि अमेरिकी टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि जीएसटी में आगामी कटौती से घरेलू मांग बढ़ेगी, जो अमेरिकी टैरिफ वृद्धि के कारण निर्यात में आई गिरावट की भरपाई कर देगी। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि बाहरी मांग से लगभग 50 आधार अंकों की वृद्धिशील गिरावट की भरपाई संभावित रूप से जीएसटी में कटौती से हो सकती है, जिससे विकास को लगभग 50 बीपीएस तक बढ़ावा मिल सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मजबूत मानसून और खरीफ की बुआई कृषि क्षेत्र में मजबूती का संकेत देती है और आगे चलकर कृषि क्षेत्र की तेज वृद्धि को बढ़ावा देने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्यात की तुलना में आयात में तेज वृद्धि के कारण शुद्ध निर्यात में कमी आई है, जबकि निर्यात की वृद्धि दर पिछले तिमाही के स्तर की तुलना में बढ़ी है। निर्यात में यह वृद्धि टैरिफ लागू होने से पहले अमेरिका को निर्यात में संभावित फ्रंट लोडिंग के कारण हुई, जबकि अप्रैल-जून तिमाही में दुनिया के बाकी हिस्सों को निर्यात धीमा रहा। अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक अर्थव्यवस्था की धीमी गति के बावजूद मजबूत घरेलू निजी खपत और सहायक सरकारी खर्च की उम्मीदों को देखते हुए भारत की वृद्धि दर मजबूत बनी रहेगी। ये जानकारी सोमवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई। क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में निजी खपत जीडीपी वृद्धि का मुख्य चालक बनने की ओर अग्रसर है। क्रिसिल का अनुमान है कि इस वित्त वर्ष में जीडीपी में 6.5% की वृद्धि होगी। क्रिसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अच्छा मानसून कृषि क्षेत्र और ग्रामीण आय को बढ़ावा देगा। 28 अगस्त तक मानसून की प्रगति अच्छी रही है, जो दीर्घावधि औसत का 106% है। 22 अगस्त तक खरीफ की बुआई पिछले वर्ष की तुलना में 3.4% अधिक है। अनुकूल मानसून के कारण कृषि उत्पादन में तेज वृद्धि से खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी, जिससे घरेलू बजट में विवेकाधीन खर्चों के लिए जगह बनेगी, ईएमआई कम होगी और शहरी इलाकों में खपत तेजी से बढ़ेगी। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन दूरदर्शन पर खबरों का सफर लगातार जारी है। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। देखनी हो आपको तेज खबर,
जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो